तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है, जहां वैंग कीवा जैसे ही अपने गोल्डन स्पीयर से उस वेयरवॉल्व्स के ऊपर अटैक करती है तो वैंग कीवा का गोल्डन स्टेयर उसे लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ये कहीं गायब हो जाता है और इसे अचानक से गायब होता देख वैंग कीवा के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यह तीनों ही युहाओ की तरफ अपीयर हो जाते हैं और इन्होंने युहाओ को तीनों तरफ से घेर लिया होता है। तभी ये तीनों अपनी अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और इन तीनों की ही फॉर्मेशन के बीच में हुआ युहाओ आ रहा होता है और इन तीनों ही फॉर्मेशन के बीच में आने की वजह से युहाओ के काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर पड़ रहा होता है। और यह मन में कहता है कि यह तो काफी बुरा हुआ जो ये सभी तीनों मुझ पे ही अटैक कर रहे हैं। तभी वैंग कीहू कुछ काफी गलत महसूस करती है और इस तरफ युहाओ इस फॉर्मेशन की पावर को फील कर पा रहा होता है जो कि पूरी तरीके से इसकी एक्सपेक्टेशन से परे थी। और क्योंकि युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है इसलिए युहाओ की काफी बुरी हालत हो रखी होती है और यह मन में कहता है यह एक ऐसी पावर है जिससे यहाँ तक कि मिलेनियंस तक को भी डर लगता है, क्योंकि ये अपने रास्ते की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आखिर क्यों ये जो तीनों बीस्ट है ये यहाँ तक कि तो 10,000 ईयर ओल्ड भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन तब भी इनके पास इस तरीके की स्ट्रेंथ क्यों है। अब मुझे इन तीनों से बनी हुई एक फॉर्मेशन के बारे में याद आया कि जो शेरलॉक एकेडमी के क्रिएटर थे, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर फ्लैंडर लू लॉन्ग और द ग्रेट मास्टर, जो कि किसी समय पर गोल्डन ड्रैगन द गोल्डन ड्रैगन किंग के नाम से भी जाने जाते थे। और इन तीनों के अलावा शेरलॉक एकेडमी ने दोबारा कभी किसी को भी 30% स्पिरिट फ्यूजन को करते हुए नहीं देखा और इनके फ्यूजन के रेंज में ये हर एक चीज को डस्ट में बदल सकते हैं। और युहाओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और यह मन में कहता है कि और बात बस इतनी सी नहीं है कि मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मुझे तो सांस लेने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है और इस तरीके के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मैं अपने मेंटल अटैक को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ और ना ही मेरी स्पिरिट पावर को, और यहाँ तक कि मेरी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो भी कुछ भी नहीं कर सकती है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं दो विशाल प्लेट्स के बीच में फंस गया हूँ, और तो ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चैन बॉल से बांधा गया हो। और इतने ज्यादा इमेंस प्रेशर के बीच में स्नो एम्परर बाहर निकल के आती है और इसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और युहाओ इससे माफी मांगते हुए कहता है, स्नो एम्परर मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम अपनी पावर को भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और जब वैंग कीवा और युहाओ को इन तीनों की फॉर्मेशन के बीच में ऐसी हालत में देखती है तो इससे भी युहाओ की काफी चिंता होने लगती है और यह कहती है, हुआ युहाओ बस थोड़ा सा और संभाल लो। और इतना कहते ही यह काफी खतरनाक तरीके से एक वेयरवॉल्व्स की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ऊपर अपने गोल्डन स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर देती है। लेकिन वो वेयरवॉल्व्स भी आसानी से इसे नोटिस कर लेता है और इस चीज से वैंग कीवा भी काफी घबरा जाती है और उस वेयरवॉल्व्स के अटैक की वजह से वैंग कीवा काफी पीछे तक रदर हुई जाती है और यह भी इसके अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो जाती है। और यह मन में कहती है, यहाँ तक कि मेरा गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी इसे नहीं तोड़ सका। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और इस तरफ युहाओ इस फॉर्मेशन के बीच में मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि मैं इस बार भी बच के नहीं भाग सकता हूँ। आइस एम्प्रेस नो एम्प्रेस स्काईड्रीम मुझे माफ करना, क्योंकि ऐसा देखता है कि जैसे कि आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर युहाओ अपने इन आखिरी पलों में डूंगर को याद करने लगता है और इस तरफ वैंग कीवा और भी युहाओ की इतनी बुरी हालत को देखती है और यह काफी जोर से नहीं चिल्लाती है, क्योंकि यह युहाओ को कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। इसलिए ये तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन के ब्लड थरस्ट को इस्तेमाल करती है और जैसे ही अपनी इस पावर को इस्तेमाल करती है चारों तरफ बिजलियां गरजने की आवाज आने लगती है और वैंग कीवा की पूरी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और इस चीज को होते हुए यह वेयरवॉल्व्स भी देख रहा होता है। और जबकि इस तरफ युहाओ अब भी इस प्रेशर के नीचे ही होता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन तभी यह गोल्डन स्ट्रिप्स से चारों तरफ से घेरने लगती है और इन गोल्डन स्ट्रिप्स को अपने आप को लपेट देख युहाओ भी काफी हैरान होता है और ये कहता है, ये तो गोल्डन हो रहा है। और यह गोल्डन स्ट्रिप से फिर चारों तरफ से घेरने लगती है और देखते देखते ये गोल्डन स्ट्रिप्स युहाओ को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और इसके अंदर ऐसा हम देखते हैं कि वैंग कीवा और युहाओ की बाहों में है और युहाओ मन में कहता है, ये तो कितना ज्यादा वम है। और तभी इसे पता चल जाता है कि यह वैंग कीवा है और तभी हम इन गोल्डन स्ट्रिप से एक गोल्डन आर्मर को बनते हुए देखते हैं जिसे युहाओ ने पहन रखा होता है और अब इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन ओरा भी बाहर निकल रहा होता है, जैसे कि अब हुआ युहाओ गोल्डन ड्रैगन की पावर को पोजेस करता हो और युहाओ की आईज जो पहले ब्लू कलर की थी वो अब गोल्डन हो गई होती है। और इस लम्हे तक इन वेयरवॉल्व्स ने अपने स्पिरिट फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया होता है, जिस वजह से युहाओ के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है
और आसमान में ब्लैक थंडर गरज रही होती है और इस आम में वाकई में युहाओ काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और यह मन में कहता है इन तीनों की स्पिड फ्यूजन की पावर ने यहाँ तक कि मेरी इमेजिनेशन को भी पूरी तरीके से पार कर दिया है और अगर वैंग क्यूओ यहाँ पर समय पर नहीं आती तो यहाँ तक कि स्नोर एंड प्रेस की मदद के साथ भी मैं इनसे कब का ही हार चुका होता और बुरा से बुरा ये पॉसिबल होता कि मैं यहीं पर मर जाता। वैंग क्यूओ, मैं सच में अभी काफी ज्यादा खुशनसीब हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और तभी हम काफी ज्यादा एनर्जी को उन तीनों के फॉर्मेशन के बीच में गिरते हुए देखते हैं जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और जब ये फॉग गायब हो रहा होता है तब तक यह वेयरवुल्फ भी काफी थक चुके थे और इन्होंने अपने गार्ड्स को भी नीचे कर लिया होता है और न सिर्फ इतना बल्कि इन्होंने अपने फ्यूजन को भी खत्म कर लिया होता है और करीब करीब ये वेयरवुल्फ अब होश होना शुरू हो गए थे जो कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के नीचे आ जाने की वजह से युहाओ राखू की मिट्टी भी नहीं गया होगा। लेकिन जैसे ही यह धुआं छट है तभी हम इस धुएं में युहाओ की शेडो को देखते हैं जिसे देख के इन वेयरवुल्फ के भी काफी कदरे वाले होश उड़ गए होते हैं और इनमें से एक वुल्फ कहती है वैसे तो वो नहीं जानती थी कि यह क्या हो रहा है लेकिन अचानक फिर वो लड़की अंदर की तरफ भाग भी हुई गई। लेकिन अब शायद वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी और एनिमल सोल से ज्यादा ह्यूमंस काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। और तभी हम इस फॉग के अंदर एक विदर को खड़े हुए देखते हैं और तभी पी नाइट फेस वुल्फ की आंखें लग जाती है और यह वुल्फ भी काफी हैरान होती है और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। और तभी अचानक से ये काफी जोर से दहाड़ने लगती है और ये दहाड़ने के अलावा कुछ और कर पापी उससे पहले ही एक काफी बड़ा इसके ऊपर ब्लास्ट होता है और इसके ऊपर के शरीर के छिथरे उड़ जाते हैं और इस नजारे को देख के ये बाकी के जो वुल्फ थे इनकी भी होश उड़ गए होते हैं। और तभी हम उस मिस्ट के बाहर युहाओ को बाहर निकल के ले आते हुए देखते हैं और यह वाकई में इस सूट में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और युहाओ को इतना ज्यादा पावरफुल देख के यह वुल्फ भी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही यह वुल्फ दुम दबा के यहाँ से भाग भी लगता है जो कि यह युहाओ के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मर्डनस से और को फी कर पा रहा होता है और इसके होश तक ज्यादा उड़ते हैं जब ये पलक झपकते हुए युहाओ को अपने सामने देखता है और युहाओ इसे सिर्फ अपने एक ही हाथ से उठा के काफी दूर फेंक देता है और यह पूरी तरीके से बर्फ में भी फ्रीज हो गया होता है और जो दूसरा बीस्ट यहाँ से भाग रहा होता है इसी दौरान इसकी नजर इस पर पड़ती है तो इसके भी काफी ज्यादा तदरीवाने होश और जाते हैं जो कि यह अपने साथी को पूरी तरीके से बर्फ में जमे हुए देखता है जो कि इसी की तरफ आ रहा होता है। प्रिय काफी ज्यादा जोर से नहीं चिल्लाता है और एक लौका जो यह हाफ हिली वुल्फ बचा था यह अपने प्यारे भाई की आंखों में यहाँ से भाग के जाने के मैसेज को देखता है। लेकिन अब यहाँ से भागने की न्यू काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और स्नो एम्परर की वजह से इस वुल्फ के भी चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए होते हैं और एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स की वजह से युहाओ अपनी आइस ब्लास्ट की टेक्निक को इस्तेमाल कर पाता है उस जमे हुए आइस लस भी ऊपर जिस वजह से वो दोनों ही इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं और इस तरीके से युहाओ बड़ी ही आसानी से इन तीनों को हरा देता है और हम देखते हैं कि यह आर्मर टूटने लगा था और युहाओ भी काफी बुरी तरीके से लड़खड़ा लगता है और यह मन में कहता है कि मैजिक सर्कल के उस काफी खतरनाक अटैक को रोकने के लिए मुझे अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करना पड़ा। और कभी युहाओ की बॉडी के ऊपर से वो जो आर्मर था वो वापस से गोल्डन स्ट्रिप्स में बदल के इसके ऊपर से हटने लगता है और पूरे तरीके से युहाओ के ऊपर से हट जाने के बाद ये वैंग क्यूओ बन जाती है और यह भी काफी चौंक जाता है जब ये वैंग क्यूओ को नीचे गिरते हुए देखता है और यह इनसे बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता भी है और हम बीफ गए कि वैंग क्यूओ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और युहाओ ने वैंग क्यूओ को नीचे गिरने से बचा लिया होता है और वैंग क्यूओ की इतनी बुरी हालत को देखकर युहाओ को भी इसकी चिंता होने लगती है। वैंग क्यूओ मुस्कुराते हुए से कहती है तुमने एक बारी मुझे बचाया था और मैंने उसकी भी कीमत चुका भी है और मेरे ऊपर अब तुम्हारा कोई भी एहसान नहीं है। तो युहाओ मना करते हुए कहता है मैं ये हमारा ही दूसरे के ऊपर कोई भी एहसान या कर्ज नहीं है और तुम अब बहुत ज्यादा बात मत करो बस तुम आराम करो। और फिर युहाओ वैंग क्यूओ की पूरी बॉडी पे काफी गहरे जख्मों को देखता है और यह मन में कहता है उसकी पूरी बॉडी पर काफी बुरी तरीके से घाव हो रखे हैं और उनमें से लगातार खून बहे जा रहा है जिस वजह से इसकी जो वॉटलिंग है वो काफी तेजी से घट रही है और अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा पुली काफी जल्द भी अपनी जान खो बैठेगी। और तभी युहाओ चिल्लाते हुए कहता है वैंग क्यूओ प्लीज मुझे माफ करना, शायद मैं आगे जो करने वाला हूँ उससे तुम नाराज हो लेकिन तुम भी तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो रही हो लेकिन मुझे हर हाल में तुम्हारा अभी इलाज करना ही होगा। और इतना कह कि युहाओ तुरंत ही फर्स्ट एड किट को बाहर निकाल लेता है और जब ये वैंग किंग के पैरों पे जब को देखता है तो एक पल के लिए खुद भी काफी हिचक जाता है लेकिन सनील वैंग क्यूओ की पैरों पे जो कपड़ा होता है उसे चाहिए 5 के अलग कर देता है जिसके बाद ये सुई ढाबों से इसके जख्मों को सिलने लगता है
और ऐसे ही के एक तरफ की सारे जख्मों को सिलने में काफी समय लग जाता है और आफिलियो काफी समय बाद अपनी काम को पूरा कर लेता है और ये राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, चलो खून का बहना तो बंद हुआ, आखिरकार ये दिक्कत भी खत्म हो ही गई। और हम देखते हैं कि युहाओ ने वांग क्यूआ के काफी ज्यादा कब्बों को फाड़ दिया होता है और इसने पूरी तरीके से वांग क्यूआ को पट्टियां में लपेट दिया होता है। लेकिन जब इसकी नजर वांग क्यूआ के कब्बों पे जाती है तो इसके काफी बुरी तरीके से होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए कहता है, हे दुद्वान, मैंने पहले पर इसके कपड़े को बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया। और फिर यह अपने आप से ही बात करते हुए अपने आप को बदगा भरते हुए कहता है, युहाओ आखिर तुम अभी यह क्या सोच रहे थे? और फिर हम कुछ मिनट बाद देखते हैं कि युहाओ ने वांग क्यूआ को दूसरे कपड़े पहना दिए होते हैं। पर वांग क्यूआ जो बेहोश थी उसे देखकर युहाओ मन में कहता है, मुझे माफ करना जो मैंने पहले तुम्हारे कपड़ों को फाड़ दिया। वैसे तो मेरे ये कपड़े पुराने हैं लेकिन ये कम से कम साफ है। और जब युहाओ वांग क्यूआ के हाथ को पकड़ के इसे चेक करता है तो इसके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं और यह मन में कहता है, मैं पहले ही वांग क्यूआ के जख्मों पे पट्टी कर चुका हूँ और तो अब तो इसका खून भी नहीं बह रहा है। लेकिन तब भी ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कि इसकी जो ब्रीथिंग है वो लगातार कमजोर होती जा रही हो। और फिर युहाओ अपने लेफ्ट हैंड को देखता है और अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और युहाओ मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। और इतना कह कि युहाओ अपने हाथ को काट लेता है और इसके हाथ में से जो खून निकलता है इसी वांग क्यूआ को पिला देता है और इसे तिलाकर वो यह मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ब्लड के अंदर जो सोगोड की पावर है वो वांग क्यूआ की वाइटल को अवेक कर सके। और यही जब अपने हाथ को देखता है तो ये थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि इसके हाथ पर जो जख्म था वो काफी तेजी से ही हो गया होता है। इसलिए एक बार और अपना हाथ काटता है और इसे खून पिलाता है और ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता है और हम ग्राउंड पर युहाओ के खून को भी पड़े हुए देखते हैं और इसका ड्रैगर भी जमीन पर ही पड़ा होता है। जिसके बाद हमें युहाओ का हाथ दिखाया जाता है जिस पर काफी ज्यादा जख्म रखे थे। मतलब कि युहाओ ने वांग क्यूआ को ब्लड पिलाने के लिए अपने हाथ को काफी बार काटा है, जिस वजह से वांग क्यूआ अब आराम से सांस ले पा रही होती है। और युहाओ हाफते हुए दिन मन में कहता है, ये तो अच्छा हुआ, मैं अब तो ये भी महसूस कर सकता हूँ कि वांग क्यूआ की जो वाइटल है वो अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमजोर नहीं रही है। और फिर ये ऊपर की तरफ देखता है और मन में कहता है कि आखिरकार अब मुझे और ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही ये बेहोश होकर ग्राउंड पे पड़ जाता है और इसी के साथ ये दोनों ही काफी गहरी नींद में चले जाते हैं। आप लोग इसे किस्मत कह लो या कुछ भी, लेकिन जब ये दोनों अपने सबसे कमजोर स्टेट में थे तब इस दौरान इनका सामना किसी भी सोड बीस्ट से नहीं हुआ और ना ही किसी सोड बीस्ट ने इनके ऊपर हमला किया। और इनफेक्ट कुछ ही दूरी पे वो जो बी वेयरवुल्व्स थे उनकी स्प्रेड रिंग उनकी लाशों के ऊपर निकल के आ जाती है। लेकिन समय के साथ ही वो धीरे धीरे करके गायब हो जा। जहाँ पर एक लड़की ठहती है वो आवाज तो बम की थी जो कि उस डायरेक्शन से आया है और साउंड्स के प्रति जो मेरे सेंसेस है वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो दूसरी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। जिसके बाद ये सभी लोग ही उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं और वान दोंदर मन में कहती है, क्या आखिरकार मैं अब युहाओ से मिलने वाली हूँ? यहाँ तक कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और कभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, हमारे आगे कोई है। पर दोंदर मन में कहती है, क्या ये युहाओ हो सकता है? नहीं, ये पक्का वही होगा क्योंकि अब मैं दोबारा से निराश नहीं होना चाहती हूँ। मुझे खुद जाके कंफर्म करना होगा। और दोंदर तुरंत ही काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है जबकि पीछे से कुछ साथी कह रहे हैं, दोंदर अभी काफी खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे ये रुको। वहां पर पहुंचने के बाद दोंदर नीचे आने लगती है, मतलब कि ये युहाओ के पास आ गई होती है और ये युहाओ को देखकर काफी हैरान होती है और मन भी कहती है, युहाओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ है और आखिर तुम जमीन पर ऐसे क्यों पड़े हो? क्या सब ठीक है क्या? और फिर दोंदर इसकी ब्रीथिंग को चेक करती है, फिर यह कहती है कि ये अब भी सांस ले रहा है। और इस चीज को देख के बाद दोंदर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में से भी काफी ज्यादा आंसू बाहर निकलने लगते हैं और यह मन में कहती है, ये तो काफी अच्छा हुआ कि तुम अब भी जिंदा हो। और फिर यह युहाओ की डलिंग के बोर्ड को शुक्रिया अदा करने लगती है। फिर डोंगरू की युहाओ के आसपास बैठकर वे मन में कहती है, लेकिन आखिर ये क्यों बेहोश है और यह कहाँ इंजर्ड हुआ है? लेकिन तभी अचानक से इसकी नजर वांग क्यूआ के ऊपर पड़ती है जो कि युहाओ की पैरों पर बेहोश पड़ी थी। और वांग क्यूआ और युहाओ को साथ में बैठ के इसके काफी ज्यादा दबरे वाले होश उड़ जाते हैं। और यहाँ बदली कहती है, आप ही दोनों साथ में जमीन पर ऐसे क्यों पड़े हुए हैं और ऐसा भी यहाँ तक क्या हुआ था? और तभी यहाँ पर बाकी के साथी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि दोंदर क्या हुआ और क्या ये युहाओ है? पर एक लड़की युहाओ को देखते हुए कहती है, डेन यू जिंदा है। वैसे तो ये दोनों ही काफी इंजर्ड है
लेकिन अब भी इनकी वाट लिफ्टर काफी स्टेबल है, तो कायमा भी राहत की सांस ले फिर ले कहती है ये तो काफी अच्छी बात है। और आखिरकार हमने इन्हें ढूंढ लिया। और फिर यह वहां डोंगर के पास जाके कहती है डोंगर अब तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। और डोंगर ने अपने ऊपर काबू करने के लिए इसमें अपने होठों को दबा लिया होता है और कायमा भी काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये ग्राउंड पे ब्लड को देखती है। और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इन दोनों के साथ ऐसा भी क्या हुआ है। और फिर ये तुरंत ही जवान ही यूं ई बो जवान इन तीनों को ही इन दोनों का ध्यान रखने का ऑर्डर देती है। और फिर ये डोंगर से कहती है ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये काफी टफ फाइट से गुजरे हैं और जहां तक है इस दौरान रैंक्यूअर इंजर्ड हो गई होगी तो युहाओ ने उसकी मरहम पट्टी की होगी। डोंगर तुम ज्यादा मत सोचो। तो डोंगर नॉर्मली कहती है मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ, मुझे अपने युहाओ पे पूरा विश्वास है, ये उस तरीके का पसंद नहीं है। और डोंगर की आंखों को देख के कायंगो मन में कहती है इसकी आंख ही कितनी ब्राइट है। और फिर यह डोंगर की सिर को सलापिन कहती है तुम एक काफी अच्छी बच्ची हो। बातें में युहाओ काफी खुशनसीब है जो उसके पास तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड है। और फिर वहां डोंगर युहाओ की तरफ देख के स्माइल कर दिल कहती है मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और फिर हम वान डोंगर को युहाओ की कैंप के बाहर कटवेट करते हुए बेचते हैं। और बैक्यू बैठी ये पहले की बातों को याद करने लगती है जब गाइमर ने इससे कहा था बैंक्यूअर काफी ज्यादा इंजर्ड थी, तो ऐसा देखता है कि इनका सामना एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी से हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली इसका इलाज सही समय पर हो गया, इसलिए यह अब भी जिंदा है। और ऐसा भी देखता है कि इसकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लाइकलिज्म है जो कि उसे सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से इसकी बॉडी काफी तेजी से रिकवर कर रही है। और इन बातों को सोचकर डोंगर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और मन में कहती है हुआ युहाओ आखिर तुम दोनों के साथ ऐसा भी क्या हुआ था और मैं इस चीज को बेखुदी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और उसमें युहाओ के कपड़े भी पहन रखे थे और उसके साथ इसकी बजाय मैं क्यों नहीं थी। और इन बातों को ही सोचते हुए यह अपने होठों को काट रही होती है और तभी अचानक से कैंप के अंदर से डोंगर चिल्लाने की आवाज आती है। तो इस आवाज को सुनकर डोंगर समझ जाती है कि युहाओ को होश आ गया है और एक कैंप के अंदर जाते हुए खुश होकर मन में कहती है ये तो काफी बढ़िया बात है कि जब युहाओ को होश आया इसमें तुरंत ही मुझे पुकारा। और वान डोंगर को देख के युहाओ तुरंत ही काफी खुश हो जाता है और बिना कुछ कहे से काफी जोर से गले नदा लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डर गया था। तो डोंगर शर्माते हुए धीरे से कहती है इडियट कही कि इस चीज को तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। और युहाओ कहता है मैं कई बार मरते बचा हूँ और यहाँ तक कि मैं तो इतना डर गया था कि मुझे लगने लगा था कि मैं अब दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं अब भी जिंदा हूँ। डोंगर सच में मैंने तुम्हें काफी मिस किया। और इस तरह पनव झपटते ही डोंगर का दिल खुशी से भर उठता है और फिर डोंगर इस पर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने इतना ज्यादा खतरा क्यों उठाया और आखिर क्यों तुम बाकी सबके साथ क्यों नहीं रुके और आखिर क्यों तुम मुझे अपने साथ में ही ले गए। और युहाओ इनमें से किसी का भी आंसर नहीं देता है, ये बस ऐसे ही डोंगर को टाइटली हक करके रखता है। और तभी कैंप के बाहर से आवाज आती है कि काफी समय हो गया है युहाओ, अब तुम दोनों कैसे हो। डोंगर चौंकते हुए कहती है ओ नहीं मैं तो टाइम वो ही डे थी, चलो अब सबसे पहले बाहर चलकर सबसे मिलते हैं। और फिर यह कैंप के बाहर आ जाता है और यह कहकाए ऐसा दिखता है कि सभी लोग यहीं पर डीन के सिस्टर रोरो और सिस्टरली जवानियन मीमो जवान यू तो काफी अच्छी बात है कि आप सभी ही ठीक हैं। और केमा युहाओ से पूछती है आप ही तुम कैसे हो। तो युहाओ कहता है मुझे अभी थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है और वाकई में कल जो वो फाइट हुई थी वो वाकई में काफी ज्यादा इंटेंस थी। फॉर्चुनेटली रैंक्यू ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला मुझे बचाने के लिए। और रैंक्यू कैसी है जब वो ठीक है तो कायंगा बताती है वो सो रही है और अच्छा हुआ कि उसे समय पर ट्रीटमेंट मिल गया और वो अभी ठीक। और क्या तुम हमें बता सकते हो कि कल क्या हुआ था। और फिर युहाओ इन सभी को डिटेल में बताता है जो कल हुआ था और यह छोटे बेस को बचाने से लेकर उसे स्पिरिट मास्टर से लड़ने तक की सारी चीजें बताता है। और यह भी बताता है कि जिसके बाद इनका सामना 3 वेयरवुल्फ बीस्टों से हुआ था। हालांकि युहाओ ने जो वांग क्यूएवर के साथ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल किया था, इस चीज को इसमें इनसे छिपा दिया होता है और यह भी छुपाता है कि इसने अपने खुद के ब्लड की मदद से वैंक्यूअर को बचाया है। और इन सारी कहानी को सुनने के बाद कायमा चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों ने इतना ज्यादा खतरा उठाया और यहाँ तक कि तुम दोनों ने एक A-Train लेवल फोर्ड मास्टर से भी बीमे की हिम्मत की। और यहाँ तक कि अगर मैं मेरा उससे लंडी वन होता कभी मैं शेयर नहीं हूँ कि मैं उसके खिलाफ जीत भी सकती या नहीं, लेकिन तुम दोनों ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की और उसके पूरे प्लान को तबाह कर दिया। और तुमने जिनको लिटिल डार्क गोर्ड रेड को बेस के बारे में बताया था उनका क्या हुआ। चलो आप जल्दी से उन्हें बाहर निकालो, नहीं तो वो बर्फ में जमने की वजह से मर जाएंगे। और फिर युहाओ इनकी बात को मान के उन दोनों लिटिल बेस को बाहर निकाल लेता है। और कोई पूछती है युहाओ क्या ये ठीक है, लेकिन यह अब भी जमे हुए हैं
तो क्या ये ठीक होने? तो युहाओ कहता है, हाँ ये ठीक है। जब मैं पहले ट्रेनिंग कर रहा था तब उस दौरान मैंने सीपीयू को कैसे इस्तेमाल किया जाता वो सीखा था, और मैं फिर चीज है इस्तेमाल करना जानता हूँ, तो आप लोग चिंता मत करिए। और कुछ पलों बाद ये बेयर्स वापस से सांस लेने लगते हैं और वापस से चिल्लाने लगते हैं, और इन दोनों को देख के कैमर और रुओ को इन दोनों की दीवानी हो जाती है। और कैमर कहती है, ये तो कितने ज्यादा क्यूट है। और रोरो कहती है, वैसे तो इन्हें जन्म ये काफी समय भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी से ही चलना फिरना शुरू कर दिया है। और इस तरफ नौजवान कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आखिर ये दोनों खाते क्या है? तो ये कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है बेयर्स क्या खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद मिल्क को पीते होंगे। और फिर ये ली जवान की चेस्ट की तरफ देखने लगती है और कहती है, आखिर ये दूध कहाँ मिलेगा? और ये जवान भी इन दोनों को नोटिस करने भी है, और ऐसे भी इनके इरादों के बारे में पता चल जाता है। तो यह इन दोनों पर चिल्लाकर कहती है, आखिर ये तुम दोनों कहाँ बैठ रहे हो? और तभी यहाँ पर रैनक्यूआ अपील कहती है, नई डार्क गोल्ड रेड दिलो बेयर्स मिल्क में ही पीते हैं, और ये जन्म लेने के तुरंत बाद मीट खा सकते हैं। और इनका जब तहम ये होता है वो मदर्स नसेंटा लरम बिनेकर कोड होता है। और इस चीज को सुन के मोजन खुश होते हुए कहता है, ये सच में जन्म लेने के बाद मीट खा सकते हैं। और अगर ऐसी बात है तो ये काफी बढ़िया हुआ। तो ये लनी भी खुश होते हुए कहती है, अगर ये मीट खाते हैं तो ये काफी ज्यादा आसान रहेगा, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे उन 3 नए वर्ल्ड्स की बॉडी बनी हुई है। और ली जवान रैनक्यूआ से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी अब कैसी है? तो रैनक्यूआ कहती है, मेरी बॉडी तो ठीक है, वैसे मैं अभी बस थोड़ा सा कमजोर फील कर रही हूँ। जिसके बाद इसका सामना वान डोंदर और युहाओ से होता है, और वान डोंदर और रैनक्यूआ एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि रैनक्यू को देखकर युहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और जब रैनक्यू युहाओ और वान डोंगर को हाथ थामे हुए देखती है तो पहले जी विचवस इसके नजरों के सामने आने लगते हैं कि कैसे युहाओ ने अपने हाथ को काट के इसे अपना ब्लड पिलाया था। और युहाओ सोच रहा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे उसने रैनक्यू को अपना ब्लड पिलाया था, लेकिन कभी सीड्स रैनक्यू के मन में अपीयर होते हैं, जो कि इसका 3 टेनेंट्स में से एक होता है, जो कि फिर बोर्गन ड्रैगन से मिले थे। इसके बारे में इसने किसी को भी कभी नहीं बताया थी। जिस दौरान ये कोमा में होती है तब यहाँ आस पास जो हो रही चीजें उनको भी रिकॉर्ड कर सकती है। और जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो डोंडर युहाओ के हाथ को छोड़ के रैनक्यू की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो डोंडर को ऐसा करता देख युहाओ भी चौंक जाता है। तो डोंडर फिर कहती है, क्या तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है? और तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और इस बात को सुनकर युहाओ की काफी तबेरे वाले होश उड़ जाते हैं, और थे डोंगर आगे बढ़ के रैनक्यू के पास आ जाती है और उसके सामने आके है कहती है, रैनक्यू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हें पहले रोगी ट्रीट किया था, इसलिए मैं तुमसे उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और रैनक्यू भी वान डोंगर को ऐसे माफी मांगते देख थोड़ी सी हैरान होती है, जबकि इस तरफ युहाओ की काफी ज्यादा तगड़े वाले होश वो रचे होते हैं और ये कहता है, आखिर यहाँ पर यह क्या चल रहा है? जबकि इस तरफ डोंगर कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। और डोंगर को इस तरीके से माफी मांगते देख मोर जवान यू जवान काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि कायमा खुश होते हुए मन में कहती है, ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और इस तरह रैनक्यू और डोंगर से कहती है, तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और उसने तहे मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं सिर्फ उसका एहसान चुकाना चाहती थी। तो रैनडोलर थोड़ी तेज आवाज में कहती है, नहीं हो मैं ही थी जिसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं उस चीज के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ बिल्कुल, तुमने उसकी जान बचाई है तो उसकी 10 फ्रेंड के रूप में मैं तुम्हारे काफी शुक्रगुजार हूँ। तो रैनक्यू कहती है, कोई बात नहीं, अब सब खत्म हो चुका है और मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब उसका मुझ पर कोई भी एहसान नहीं रह गया है। तो डोंगर कहती है, हाँ ठीक है। और डोंगर आगे बढ़ के रैनक्यू के हाथ को पकड़ लेती है और ये काफी खुश होते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है और उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं कभी उस गैलरी बीच की चीजें बता सकती हूँ, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करती थी। चलो मैं तुम्हें वापस से आराम करने के लिए ये चलती हूँ। जिसके लिए रैनक्यू भी मान जाती है। और इस तरफ हम युहाओ को रैनक्यू की कैंप के बाहर देखते हैं और वाकई में युहाओ की जान तो हल्के में अटकी होती है और यहाँ घबराते चिल्लाते कहता है, आखिर इन सब का क्या मतलब है और क्या वो अंदर फाइट करने लगेंगे। और कभी अचानक फिर रो युहाओ के पास आ जाती है और कहती है, क्या ये सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि यह काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और फिर युहाओ भी काफी ज्यादा चौपटिली कहता है, क्या सिस्टर वो रोल आप कब आप यहाँ पे आए। और रोलोर इसका कोई भी जवाब दिए बिना स्माइल करने लगती है, जबकि इस तरफ युहाओ और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है और उन दोनों का साथ सुना मेरे ये हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा है।
तो रोडल इसे दूर भगाते हुए कहती है, ये तुम्हारा मैटर है तो तुम ही इसे हैंडल करो। तो युहाओ रोकेनली कहता है, ये तो नाइंसाफी है। पर रोडल बताती है कि कल जब हमें तुम दोनों मिले थे तब तुम दोनों जमीन पर पड़े हुए थे और वो चीज देखने में भी काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट भी पहन रखे थे, और अगर तुम दोनों की ऐसी हालत को किसी और ने देखा होता तो वो वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा होता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस समय डोनवर ने क्या कहा था? तो युहाओ भी चौंकते पूछता है, पाप हिल्स ने क्या कहा? तो रुओ बताती है, डोनवर ने कहा कि उसे तुमका पूरा विश्वास है। असल में भी देख सकती थी कि वो काफी ज्यादा अपसेट थी और उसकी आंखों में जो फीलिंग है मैं उन्हें समझ सकती हूँ, और तुम्हारे सबसे मुश्किल भरे समय में वो कभी किसी और के साथ छोड़ने के बजाय तुम्हारे साथ काफी गंभीर रूप से इंजर्ड होना चूज करती। और इन बातों को सुनकर युहाओ मन में कहता है, डोनवर आखिर मैं कैसे तुम्हारे इस प्यार की कीमत चुकाऊंगा? और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, देखो तो हमें सोल बोन में है, जो कि उस वेयरवुल्फ की लेफ्ट लेग बोन है, और यह बोन तो वाकई में काफी ग्लो कर रही होती है। और इसे देखते हुए ये लोग कहते हैं कि सोल बोन्स तो सोल रिंग से भी कई ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। देखो तो कि इसके ऊपर भी नाजुक से स्पेशियस ब्लड डैश है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यही पर एंड